एक ही कैंडिडेट से सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मे बी शायद ये कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज करती हो। एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्स वाले को मार्केटिंग भी आनी चाहिए, सेल्स वाला बिजनेस डेवलप भी कर ले, जबकि आप देखोगे सेल्स एंड मार्केटिंग आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. बट आई हैड अ वेरी सीनियर क्लाइंट फ्रॉम टेक महिंद्रा. फ्रेशर्स के साथ कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी ऐसा सोचा जाता है कि इनको कम सैलरी पे बहुत ज़्यादा इनसे काम लेना है कि मैं यहाँ से कहीं बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा। एग्जैक्टली मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, नंबर 1. एंड नंबर 2 ये भी होता है कि मुझे कोई और लेगा कि नहीं. उनको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए. पहले पीपल एक्सेल को डेटा समझते थे, बट नाउ देयर आर सो मेनी टूल्स, AI आ गया है. सो आई थिंक कि चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं एंड पीपल शुड ऑल्सो कीप इवॉल्विंग. इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आप किसी भी जॉब में हो एंड यू फील कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप 1-2 इंटरव्यूज दे दो. कि आप ये कभी मत सोचना कि लोग आपको एज अ फेलियर लेंगे. राइट. बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. अच्छा, बहुत बार देखा है लोग बहुत वियर्ड ईमेल आईडीज लिखते हैं. आप CV कभी भी आप कहीं दे रहे हो तो आप एक बार उसको पूरा रेड करो, चाहे आप AI से बनवा रहे हो या कहीं से भी. करियर डॉक्यूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज अबाउट योर एंटायर करियर. सो आप इसको एक पन्ना नहीं बोलोगे. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हिम इन अ वेरी प्रैक्टिकल. वो एक पन्ना ही है, वो एक आधा ही पन्ना है, बट अल्टीमेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप उसके लिए पे कर रहे हो, इफ इट गेट्स लॉस्ट वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे. हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आए हैं. अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहाँ क्या गैप रह जा रहा है, क्या गलतियां रह जा रही है और रेज्यूमे में हम लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमें सही जॉब नहीं मिल पाता है. तो इसके लिए आज हमारे साथ करियर कोच श्वेता मित्तल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन देंगी. श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. तो श्वेता जी, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं. जी बिल्कुल. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता मित्तल है. मुझे 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है लोगों की लाइफ में करियर कोचिंग देने का. आई हेल्प पीपल टू राइट देयर रेज्यूमेस. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाती हूँ मैं. स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, राइट स्ट्रैटेजीज कि आप कैसे राइट फिट हो सकते हो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए. प्लस आई गिव इंटरव्यू प्रेपरेशन गाइड ऑल्सो. तो मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो लोगों की लाइफ चेंजिंग वीडियो होगी. बहुत ज्यादा उन्हें हेल्प होगी उन्हें अपने करियर को बिल्ड करने के लिए. डेफिनेटली. तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. श्योर. सो इंडिया में आज के टाइम में कंपनीज को राइट टैलेंट नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को राइट जॉब नहीं मिल रही, तो कहाँ क्या गैप रह जा रहा है? इसका आंसर मैं ऐसे दूंगी कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट मैपिंग की कमी है. जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके जो हायरिंग करने के तरीके हैं वो भी ओल्ड ही चल रहे हैं, एंड जो जॉब सीकर्स हैं उनके भी तरीके ओल्ड ही चल रहे हैं. तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है. जो जॉब सीकर्स हैं वो अपना रेज्यूमे अभी भी फ्री में बनवाना चाहते हैं, साइबर कैफे से बनवाना चाहते हैं, एक दूसरे का कॉपी करना चाहते हैं. एंड जो रिक्रूटर्स हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन अभी भी वैसे ही कॉन्सेप्ट में लिख रहे हैं जैसे पहले लिखते थे कई सालों से. सो आई थिंक राइट टैलेंट मैपिंग अगर होगी, वैल्यू प्रोपोजिशन देखा जाएगा लोगों का, तो वो गैप भी धीरे धीरे फिल हो जाएगा. ओके. तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या मिसमैच आ रहा है? जैसे आपने कहा रिक्रूटर्स वैसे ही लिख रहे हैं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या ऐसी कोई चीजें लिखी जा रही जिसकी एक्चुअली नीड है ही नहीं? एग्जैक्टली. तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि हमें बैचलर्स जरूरी है, बट वो कॉल किसी भी कैंडिडेट को कर देते हैं जिन्होंने बैचलर्स की भी नहीं है. तो आप वही लिखिए पर्टिकुलरली जो आपको नीडेड है. एक्स्ट्रा अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हो एक ही बंदे में, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो राइट टैलेंट मैपिंग के लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल टू द पॉइंट लिखिए एंड वैसे लिखिए ताकि लोग उससे कनेक्ट कर पाए. जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड ड्यूटीज में भी आप उतने ही शॉर्ट पॉइंट्स लिखिए जितने आप रेज्यूमे में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रीड कर पाए. राइट. क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि जिस चीज की नीड नहीं, आप वो टैलेंट भी अपने कैंडिडेट में खोज रहे हो. राइट. और शायद सैलरी पैकेज आप उतना ऑफर नहीं कर रहे हो जितना आप टैलेंट खोज रहे हो. राइट. सो इंडिया में फिर से वही बोलूंगी, प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत सारे डाइवर्सिफाइड रोल के लिए एक ही बंदा चुनने की कोशिश करते हैं. बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए. हर रोल के लिए एक स्पेसिफिक बंदे को अगर ये रखेंगे, एक स्पेसिफिक रोल नीडेड जॉब्स निकालेंगे, तो आई थिंक लोगों को भी बेनिफिट होगा. पीपल विल लर्न स्किल्स मोर. वो स्किल बेस्ड जॉब में ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन जेनेरिक जॉब्स में. बिल्कुल. तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो रेज्यूमे में बहुत सारे हॉबीज या बहुत सारी ऐसी चीजें डाल देते हैं कि मैं ये ऑपरेशन भी संभाल सकता हूँ, अकाउंट्स भी संभाल सकता हूँ, और जब उन पर प्रेशर आता है तो वो नहीं कर पाते हैं.
राइट तो रेज्यूमे में सबसे इम्पोर्टेंट है क्लैरिटी देना। काफी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो अपने आप को काफी चीजों में बहुत बेहतर बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सेल्स में है तो वो ये भी बता देते हैं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी देख लूंगा, मैं थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी कर लूंगा, मैं हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लूं एंड साथ में बिजनेस डेवलपमेंट भी कर लूंगा। मल्टी तो वो कहते हैं ना, मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो बस यही बात है कि रिक्रूटर्स को लगता है कि इफ यू आर देयर ऑन और सेलिंग ऑन सो मेनी बोट्स, तो आप किसी में भी एक जगह सेल नहीं कर पाओगे कंटिन्यूअसली। सो इसीलिए योर रेज्यूमे शुड बी स्पेसिफिक टू वन जॉब रोल। एंड फिर यहाँ बात दोनों की आती है, आप जॉब डिस्क्रिप्शंस भी ऐसे निकालिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक हो रोल के लिए, एंड आप रिज्यूमे भी कस्टमाइज वैसे करिए जो रोल स्पेसिफिक हो। आप एक ही कैंडिडेट से सारी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मे बी शायद ये कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज करती हो। राइट, दैट्स द राइट रीजन कि ये आजकल एक्सपेक्ट करते हैं कि सेल्स वाले को मार्केटिंग भी आनी चाहिए, सेल्स वाला बिजनेस डेवलप भी कर ले। जबकि आप देखोगे सेल्स एंड मार्केटिंग आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मार्केटिंग हैज अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि ब्रॉड बेस्ड हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ATL मार्केटिंग होती है, BTL होती है। मार्केटिंग में आप मार्केटिंग स्पेंड देखते हो, डेटा एनालिटिक्स देखते हो। सेल्स इज प्योर सेल्स, आप B2B देखते हो, आप B2C देखते हो। बट प्रॉब्लम क्या आती है, लोग चाहते हैं कि दोनों चीजें हमें एक ही बंदे में मिल जाए, एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड एज टू वो क्या क्या सीखें, बिकॉज ट्रेंड्स कीप चेंजिंग, डेटा कीप्स चेंजिंग एंड स्किल्स कीप अपस्किलिंग। तो अब उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस जॉब के लिए अपने आप को स्पेशलाइज्ड माने। नॉर्मली मार्केटिंग और सेल्स को एक साथ कंबाइन कर देते होंगे। एग्जैक्टली तो बहुत सारी कंपनी में आई अंडरस्टैंड कि सेल्स एंड मार्केटिंग एक साथ जा सकती है। जो स्टार्टअप कंपनीज हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, दे कैन डेफिनेटली मर्ज सेल्स एंड मार्केटिंग। बट अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो दैट यू वांट मार्केटिंग, आपका बजट है मार्केटिंग का, आप मार्केटिंग पे ही डिपेंड कर रहे हो, तो उस समय मुझे लगता है नीड है कि आप एक सेल्स का बंदा अलग रखो, हु कैन विजिट द फील्ड, हु कैन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, वो डायरेक्ट B2C करे, B2B करे, एंड मार्केटिंग का जो एम्प्लॉय है वो अलग रहना चाहिए। जैसे आइडियली सेल्स की बात कर रहे हैं तो सारी कंपनीज की सेल्स अलग होते हैं। अगर आप कंपनी चेंज करते हो तो प्रोडक्ट्स भी और सर्विसेज भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में ट्रेनिंग कितनी जरूरी है एम्प्लॉय? आई थिंक एक सेल्स का बंदा ना वो किसी भी इंडस्ट्री में जा सकता है। जब मेरे पास रेज्यूमे आते हैं सेल्स के, मैं जनरली एक क्वेश्चन सारे अपने एप्लीकेंट से पूछती हूँ कि आपकी टारगेट इंडस्ट्री क्या है। बट 90% केसेस में सेल्स वाले मुझे कहते हैं कि हमें अपना टारगेट इंडस्ट्री नहीं पता, हम सब इंडस्ट्री में जा सकते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज आप सेल आपको करने आनी चाहिए। यू नीड टू कनेक्ट विद द कस्टमर एंड द जॉब इज डन। तो कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एंड देन यू कैन नेल इट इन एनी कंपनी। तो इवन आई अग्री कि सेल्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। ऐसी क्वालिटी होती है कि वो कन्विंस कर लेंगे। राइट। इट्स जस्ट दैट उसके भी 2 सेगमेंट होते हैं कि आपको डायरेक्ट कस्टमर से डील करना है कि कॉर्पोरेट से डील करना है। वो डिफरेंट है इन द टर्म्स ऑफ फंक्शनल एरिया एंड डोमेन। बट अदरवाइज सेल्स आप किसी भी कंपनी में कर सकते हो, बीट IT, FMCG, FMCD, आप किसी में भी जा सकते हो। जैसे आपने कहा कि लोग अभी भी साइबर में जाके रेज्यूमे बनवा रहे हैं, राइट? तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो आज के टाइम में जो आप लोग रेज्यूमे बनाते हो तो उसमें आप लोग क्या सजेस्ट करते हो? देखिए, मोस्टली जो साइबर कैफे का है अभी तक ट्रेंड, वो मोस्टली अभी भी फ्रेशर्स ही ज्यादा फॉलो करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कॉलेज में साथ में बैठे हैं तो रेज्यूमे भी साथ में ही बन जाएगा। वो एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं, बट सिर्फ डिटेल्स चेंज कर देते हैं। हाँ, बस अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज कर देते हैं। बट आई थिंक कि अब थोड़ा नजरिया बदलने का टाइम है, बिकॉज जॉब्स नीड स्किल्स, जॉब नीड्स अ वेरी गुड फॉर्मेटेड रेज्यूमे। बट उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं दिखाने को, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, वो सेम नहीं हो सकते हैं। आपने उस प्रोजेक्ट में कैसे डील किया वो सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्लस आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली कॉलेज में, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेज में किसी वॉलंटरी एंगेजमेंट में आप पार्टिसिपेट किया है, आप किसी ग्रुप के मेंबर हो, हेड हो, प्लेसमेंट कमेटी में आपने वॉलंटियर किया है, तो ये सारी चीजें एक फ्रेशर के रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्लस फ्रेशर्स को मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जैसे आप गुड थिंकर हो और इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, तो वो सब में सेम नहीं हो सकती। तो आप वो कॉपी मत करिए, आप फॉर्मेट कॉपी करिए, कोई बात नहीं। नॉर्मली हॉबीज में लोग क्या लिखते हैं? जनरली आजकल लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई है कि हॉबीज नहीं लिखनी चाहिए। बट आई हैड अ वेरी सीनियर क्लाइंट फ्रॉम टेक महिंद्रा। ही इन हिज रेज्यूमे रोट हिज चाइल्ड्स नेम, चाइल्ड्स एज, हिज वेट, हिज हाइट।
तो ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी वेट, अपनी हाइट, अपने किड्स के क्वालिफिकेशन, वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी लिखवाना है डिटेल में। लिखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, रेज्यूमे को स्कैन करने का टाइम भी कम है रिक्रूटर्स के पास, बिकॉज आप समझिए एक जॉब के लिए थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर अप्लाइंग, सो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैनुअली एक एक रेज्यूमे को पढ़े और उनको स्कैन करें। सो ऑब्वियसली ATS कम्स इनटू पिक्चर। उसके बाद जब वो मैनुअली पढ़ते हैं कुछ रेज्यूमेस को, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये देखें कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऑब्वियसली ये सब चीजें मायने रखती हैं, वो डिस्कस होती है एट अ लेटर स्टेज, बट दे डोंट एक्सपेक्ट कि आप वो रेज्यूमे में लिखो। तो हॉबीज इज अ बिग नो, चाहे वो फ्रेशर हो, मिडिल लेवल हो या सीनियर हो, हॉबीज नहीं लिखना है। बट काफी, हाँ, हॉबीज में लोग जनरली इतना फनी स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। वो ट्रैवलिंग, सिंगिंग, डांसिंग अभी भी यही लिख रहे हैं जो हम पहले लिखते थे एज अ रीडिंग बुक्स लोग हाँ लिखते थे। हाँ, ये भी लिखते थे। बट आजकल लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई है कि हॉबीज के अलावा हम और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, तो वो थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं अब। लाइक जो फ्रेशर्स है, जैसे आपने कहा, उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, किन किन चीजों में पार्टिसिपेट किया, वो सारी चीजें आप मेंशन करो, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को मेंशन करो। राइट। आप अपने कॉलेज में एंगेजमेंट्स करते हो, आप अपने कॉलेज में किसी चीज में भी पार्टिसिपेट करते हो, कोई कॉलेज फेस्ट हो गया, जरूरी नहीं है इट्स रिलेटेड टू द करियर दैट यू आर टारगेटिंग, क्योंकि वो स्किल्स कुछ ना कुछ तो दिखाती हैं आपके बारे में, आपकी कोई स्ट्रेंथ तो दर्शाती है वो, राइट। अगर आपने कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब दिखाता है यू आर अ गुड टीम प्लेयर। अगर आपने लीड किया है तो गुड लीडरशिप स्किल्स। अगर आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है तो गुड कम्युनिकेशन एंड गुड वे टू ओरेट स्किल्स। तो सारी चीजें कुछ ना कुछ शो करती हैं कि हाउ यू गुड एट थिंग्स दैट आप आगे लेकर जाओगे अपने काम में। जी। जेनजीज को लेके आजकल काफी बातें होती है कि वो जॉब में स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो जेनजीज को लेके जो बातें होती है वो कहाँ तक सही है और क्यों होती है? आई थिंक ये देयर इज अ मिक्स्ड बैग यहाँ पर भी। ऐसा नहीं है कि सारे ही वेल फोकस्ड नहीं होते हैं, बल्कि आजकल मुझे लगता है जो यंगस्टर्स है दे आर वेरी फोकस्ड। ऑब्वियसली दे रन आफ्टर मनी, दैट इज द ट्रूथ। उन्हें ये लगता है कि देयर इज अ ग्रोथ फाइनेंशियली, तो हम धीरे धीरे कंपनीज जल्दी चेंज करें, स्टेबिलिटी का मैटर आता है। बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड कम्प्लीटली, बिकॉज होता क्या है कि कंपनीज भी एक्सपेक्ट करती है कि वी आर हायरिंग अ फ्रेशर तो हम थोड़े सस्ते में रख लें, हम बाद में ट्रेनिंग दे देंगे। सो इट इज टू वे राउंड। बट जहां तक बात आती है स्टेबिलिटी की, आई थिंक इफ दे गेट अ गुड वर्क प्लेस एनवायरमेंट, इफ दे गेट अ गुड सैलरी, डिसेंट सैलरी स्ट्रक्चर, एंड इफ दे गेट गुड वर्क स्ट्रक्चर, तो आई थिंक दे विल बी स्टेबल। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो उनके मैनेजर्स, जो बॉस होते हैं, उन्होंने बहुत सर्वाइव किया होता, बहुत स्ट्रगल किया होता है, तो उनकी जो आरामदायक जॉब करना चाह रहे हैं, तो शायद उन्हें वो डाइजेस्ट नहीं होता है। ये चीज भी जेनजीज की कंप्लेन आती है कि उन्हें बहुत ही आराम से जॉब करना है, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत स्ट्रगल करना नहीं चाहती है, तो इसलिए वो जॉब क्विकली चेंज करती है। राइट। तो ये पोस्ट कोविड भी इसका मैं बोलूंगी कि काफी इस पे असर पड़ा है, बिकॉज कोविड में कि वर्क सेटिंग चेंज हुई, रिमोट हुआ, कंप्लीटली रिमोट हुआ। इवन किड्स, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। सो व्हेन कोविड एंडेड, लोगों को थोड़ा वो लगा कि हम ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, वी वर कंफर्टेबल, अपने पजामाज में ही हम कंफर्टेबल थे। तो वो थोड़ा माइंडसेट का चेंज आया है। बट आज भी ऐसे मैं बहुत सारे जेनजीज को एंड फ्रेशर्स को गाइड करती हूँ डे इन एंड डे आउट। उनमें वो ज़ील है कि वो ऑफिस जाए, नए लोगों से मिले, कम्युनिकेट करे, फ्रेंड्स बनाए टू स्टार्ट विथ, बॉसेस के साथ अपने वो एक कंपैटिबिलिटी बनाए। सो आई थिंक कि मिक्स्ड है यहाँ पर भी व्यूज। एज आई से कि अगर अच्छा वर्क स्ट्रक्चर है, दे डोंट वांट टू वर्क इन स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड्स। अब वो बात नहीं है कि आप अपने फोन यूज नहीं कर सकते ऑफिस में, आपको एक ही जगह बैठे रहना है, लंच टाइम बिल्कुल आधे घंटे का है, तो ये सब चीजें कोई भी आजकल फॉलो नहीं करना चाहता। इफ यू गिव अ वेरी फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, अ वेरी रिस्पेक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, और काम आप टारगेट बेस्ड दो कि हाँ, ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट जेनजीज को पसंद नहीं है। Exactly. कि 1 घंटे में इतना काम करके दे देना है, राइट। तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अपना काम अब बता दो, विल डू इट एज पर द गाइडलाइंस एंड द डेडलाइंस, बट माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। एंड दैट इज ओके, दैट इज बिलीवेबल एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि उनके अंदर स्किल्स है, दे विल डू इट। आई थिंक विद द कमिंग ऑफ जेनजीज के अंदर ज्यादा स्किल है, राइट, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी शुरू से है। हाँ, वो शुरू से चीजों को देख रहे हो, शायद वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट, बट उन्हें सही गाइडेंस की जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट उनके साथ ना की जाए। राइट। एक्चुअली क्या है,
कंपनीज को आई थिंक दे शुड इन्वेस्ट मोर इन, ठीक है वो सैलरी डिसेंट दे, बट दे शुड इन्वेस्ट इन अपस्किलिंग फॉर द जेनजीज। मैं जब Naukri.com में वर्क कर रही थी, सो देयर वाज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर जहाँ पर हमें दे गेव अस अ डिसेंट सैलरी, बट वो वीकली ट्रेनिंग्स देते थे सो दैट वी गेन दैट कॉन्फिडेंस जो हम काम कर रहे हैं, एंड साथ साथ में हमें वो क्लैरिटी भी मिलती थी। सो व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट एम्प्लॉय हु हैज जस्ट स्टार्टेड द करियर, तो उनको भी वो कॉन्फिडेंस आता है। सो इट्स अ टू वे थिंग, आप उन पे कॉन्फिडेंस दिखाओ एंड वो आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओ। आपने कहा कि उनको कॉन्फिडेंस आता है, अगर आप Right. पे ट्रस्ट दिखाओ दो। फ्रेशर्स के साथ कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी ऐसा सोचा जाता है कि इनको कम सैलरी पे बहुत ज्यादा इनसे काम लेना है, तो क्या ये फैक्ट है? ये फैक्ट है, आज भी ये फैक्ट है, बट आई एम नोटिसिंग कि ये थोड़ा थोड़ा फेड भी हो रहा है, बिकॉज इवन द कंपनी नोस कि उनकी कॉस्ट बढ़ेगी इफ फ्रेशर्स वुड लीव इजीली, तो वो भी नहीं चाहते कि उनके एम्प्लॉयज जल्दी जल्दी जाए यहाँ से, एंड अदर वे राउंड वो एम्प्लॉयज भी नहीं चाहते कि वो बीच में, क्योंकि रेज्यूमे में दिखता है कि यू आर नॉट स्टेबल, एंड स्टेबिलिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर। अगर आप कंपनीज बहुत बार चेंज करते हो तो एम्प्लॉयर्स इस बात को नेगेटिवली ही लेते हैं, एंड इट्स जस्टिफाइड। तो जॉब कितने टाइम में चेंज करना? There is no ideal time as such, but as per me, if the work structure is good, सब कुछ अच्छा चल रहा है, and you feel that you just want to jump jobs money के लिए, तो I don't think that is a good idea. हाँ, of course, if you think कि अब इस जॉब में सीखने के लिए कुछ ज्यादा नहीं रहा है, बहुत स्टैग्नेशन आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको ग्रो फाइनेंशियली भी करना है एंड वैसे भी करना है, क्वालिटी वाइज भी एंड क्वांटिटी वाइज बोथ, तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। मगर मुझे लगता है आपको एटलीस्ट इट टेक्स एन ईयर, व्हेन यू गेट मैरिड, आपको 1 साल पूरे घर को समझने में लग जाता है, राइट? सो आई थिंक इवन द एम्प्लॉय शुड गिव दैट मच टाइम कि 1 साल आप कंपनी को समझो, उनके वर्क स्ट्रक्चर को समझो, एंड देन गिव योर शॉट। तो मुझे लगता है 2 साल या 1-1.5 साल तो आपको रहना चाहिए कंपनी में, राइट? क्योंकि आप क्विकली आप जॉब को अगर चेंज करते हो तो फिर जैसे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि लोग एक ही कंपनी में कई साल तक टिके हुए हैं और एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही है, तो ऐसे में भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि आप में वो क्वालिटी ही नहीं थी जो आपको ग्रो कराए? यस, डेफिनेटली। सो देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू टेक रिस्क। उन्हें डर लगता है कि अगर हम इस कंपनी में अब है, उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि अगर हम इस कंपनी में हैं, आई नो द एनवायरनमेंट, मुझे सब जानते हैं यहाँ पर, एंड ठीक है जितना सैलरी है आई एम सेटिस्फाइड, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द रेज्यूमे पैटर्न एंड द ATS पैटर्न्स, मुझे लगता है कि जॉब अगर 10 years और so प्लस में भी आपने चेंज किया एंड यू आर नॉट ग्रोइंग इन दैट करियर, तो वो आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, वो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग एंड प्रोफेशनली फुलफिलिंग नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ एक कंफर्ट जोन में हो और आप रिस्क लेने से डर रहे हो कि मैं यहाँ से कहीं बाहर निकलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगा? एग्जैक्टली मैं मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये भी होता है कि मुझे कोई और लेगा कि नहीं, बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग, बहुत जल्दी स्किल्स चेंज होती है। डेटा, आज जो डेटा एनालिटिक्स पे बात करते हैं लोग और जो बहुत साल पहले था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहले पीपल एक्सेल को डेटा समझते थे, बट नाउ देयर आर सो मेनी टूल्स, AI आ गया है, डेटा एनालिटिक्स का पूरा एक कोर्स आ गया है कॉलेजेस में। सो आई थिंक कि चीजें बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं, एंड पीपल शुड ऑल्सो कीप इवॉल्विंग। उनको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, एंड उनको एटलीस्ट इवन इफ दे आर नॉट चेंजिंग अ जॉब, उनको फिर भी इंटरव्यूज देते रहना चाहिए, सो दैट दे नो कि मार्केट में चल क्या रहा है, जस्ट फॉर द इंटरव्यूज उन्हें कंटिन्यू देते रहना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप किसी भी जॉब में हो एंड यू फील कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आप 1-2 इंटरव्यूज दे दो ताकि आपको पता हो आपकी क्या चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने से कम सैलरी पैकेज, जैसे कि अब भी वो 15 लाख के पैकेज पे है, लेकिन वो 8 लाख वाले पैकेज पे इंटरव्यू देने चल जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें इंटरव्यू देने जाना चाहिए या नहीं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप अपने आप को लैडर में ऊपर मूव करना देखना चाहते हो, नेवर कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता है। हाँ, अगर सर्कमस्टांसेस है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू इट, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज कितना भी कह लो कि अगर जॉब अच्छा है, मगर ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आई डोंट थिंक कि आपको डाउनसाइज करना चाहिए अपने करियर को, आपको आगे ही बढ़ाना है। सेम पैकेज के लिए इंटरव्यू दे दो, आई वुड सजेस्ट, बट नीचे के लिए नहीं। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि इन केस आप उसमें रिजेक्ट हो गए तो आपको लगेगा कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ क्या? एग्जैक्टली, आपका कॉन्फिडेंस भी उस समय लो जाएगा। राइट। सो इसीलिए रिस्क लेना है तो आप अच्छे
उस पे लो। शायद आप हायर सैलरी पे अगर इंटरव्यू देते हो तो आप एफर्ट्स भी ज्यादा लगाओगे। एग्जैक्टली आप रिसर्च करोगे उस कंपनी के बारे में, आप पढ़ोगे, एंड एज एंड व्हेन आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके इंटरव्यू देते हो, यू डोंट हैव दैट जॉब प्रेशर अभी कि आपको सिलेक्ट होना है, आपके दिमाग में वो नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग एंड मेंटालिटी टू। उस समय वो प्रेशर नहीं है आपके पास, यू कैन इजीली गिव द इंटरव्यू आराम से, तो आप वो उधर कुछ लर्न ही करके आओगे। आप सेफ जोन में हो तो आप प्रेशर में नहीं हो। राइट। कई बार ऐसा होता है कि लोग टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक मैनेजर, टॉक्सिक बॉस के चलते जॉब स्विच करते हैं और दूसरी जगह जाने के बाद उन्हें लगता है कि यहाँ तो उससे भी बुरा हाल है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे डील करें? आई थिंक अब तो काफी सारी कमिटीज बन गई हैं ऑफिसेज में, पॉश से रिलेटेड एंड एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने ग्रीवियंसेस रख सकते हो सबके सामने। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा एक्ट करना पड़ेगा। आप एचआर के पास जा सकते हो, जो भी राइट कंसर्न पर्सन है उस ऑफिस में, आप उनके पास ग्रीवियंसेस लेके जा सकते हो। एंड आई फील कि यहाँ पे फिर एचआर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे शुड बी दैट अप्रोचेबल कि एम्प्लॉयज उनको आके अपने ग्रीवियंसेस बता दे इफ एट ऑल कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर बिल्कुल भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक कल्चर है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक्सप्लोर कर लो, बिकॉज मेंटल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। आप कितने टाइम, 1 साल 2 साल आप निकाल लोगे, बट देन आप देख रहे हो कितने केसेस हो रहे हैं आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू टेक दैट मेंटल प्रेशर एंड दे आर ब्रेकिंग डाउन। तो मुझे लगता है कि मेंटल वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल वेलबींग के साथ, एंड वो दोनों बैलेंस करना जरूरी है। सो यू शुड हैव एन अप्रोचेबल पर्सन। अगर मैनेजर से नहीं बन पा रही है तो एचआर हो, अगर एचआर से नहीं हो रही है तो मतलब नॉट एवरीवन इन द कंपनी कैन बी रॉन्ग, कोई अप्रोचेबल होना चाहिए जहाँ पे आप अपने ग्रीवियंस रख सको। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ सबको कि जब तक हो रहा है आपसे आप करो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते करो। जिस दिन मेंटली हरास होने लगो आप, उस दिन आप गिव अप कर दो। राइट। इसमें कोई गलत चीज नहीं। मैं बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि आप ये कभी मत सोचना कि लोग आपको एज अ फेलियर लेंगे। राइट। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। राइट, एग्जैक्टली। आजकल इतने सारे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस आ रहे हैं। आई एम एसोसिएटेड विद वन ऑफ द एसोसिएशन जो वर्किंग मदर्स को जॉब दिलाती हैं, विमेन जो बीच में ब्रेक लेती हैं ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, मे बी दे हैव स्टार्टेड द न्यू लाइफ इन मैरिज। तो एक वेबसाइट, एक ऑर्गेनाइजेशन वहां से शुरू हुई है जहाँ पे यहाँ ऐसे विमेन को वो हेल्प करते हैं। कौन सी वेबसाइट? हरकी इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। तो वो सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ब्रेक्स लिया है। HR sometimes do not understand, जिनको ब्रेक्स लेना है आगे जाकर, एंड दे वांट टू वर्क रिमोटली, दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं। वी मेट रिसेंटली विद एन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क कर रही है। सो अभी हम उनके साथ काम करने का स्टार्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पेन पॉइंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज कि वो कहाँ कहाँ अटक सकते हैं, एंड देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस हु सेंसिटाइज टू इट। उनको पता है कि वर्किंग मदर्स के लिए कितनी बड़ी जर्नी है, ये कितना चैलेंज है। मदर्स अगर नहीं कर पा रही है, ब्रेक लिया है, तो इट इज नॉट बिकॉज दे वांटेड टू, इट इज देयर रिक्वायरमेंट। तो इस हिसाब से आप अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक्चुअली ब्रेक लेने के बाद रीस्टार्ट करने में ना कंपनीज भी उतना वैल्यू नहीं करती है। उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है कि नहीं आप फिर से यहाँ से स्टार्ट करो, शायद वैसा एनवायरनमेंट भी उन्हें नहीं मिल पाता है। राइट, ट्रू। इसीलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, लाइक हर की मैंने बताया, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है विमेन को कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, दे अंडरस्टैंड, एंड देन दे गिव यू फ्री ट्रेनिंग्स, रियल लाइफ केस स्टडीज, एंड फिर वो आपको जॉब्स भी सजेस्ट करते हैं। दे हैव अ होल जॉब पोर्टल। ऐसे ही एंट्री लेवल के लिए बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एंड ये जो ट्रांसजेंडर का जो वेबसाइट अभी दैट इज इन प्रोग्रेस, तो पीपल आर थिंकिंग अबाउट पीपल। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सिर्फ नेगेटिव लोग हैं। एग्जैक्टली, देयर आर पॉजिटिव पीपल टू। बहुत इजी है, लोगों को सपोर्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। सो ऐसा नहीं है, इफ यू meet the right people, just be with them and maintain that. Right. Okay. तो रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए? There are no ideal pages as such. For different levels, it should be different. फ्रेशर को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना रेज्यूमे शॉर्टेस्ट जितना पॉसिबल हो उतना शॉर्ट रखिए। उसका रीजन ये है कि देन दे टेंड टू ऐड अ लॉट ऑफ फ्लफ। फ्लफ का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा जेनेरिक कंटेंट डाल देते हैं जो नीडेड नहीं होता है रेज्यूमे में, एंड देन द एंटायर पर्पस इज लॉस्ट, क्योंकि रेज्यूमे इज लाइक अ साइलेंट सेल्स पर्सन फॉर यू, राइट? अब अगर आप उसमें इतनी सारी चीजें अपनी स्टोरीज लिख दोगे
तो वो पर्पस लूज हो जाता है। तो फ्रेशर्स के लिए 1 पेज जनरली, मिडिल लेवल के लिए 2 पेजेस एंड सीनियर लेवल के लिए भी आइडियली आई वुड सजेस्ट 2 पेजेस। हाँ, बट आपके अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं अगर, तो आप 3 पेजेस में भी जा सकते हो। सिविल इंजीनियर्स जिनके प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, आईटी में प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक एनेक्जर सेक्शन बना लो, दैट इज नॉट काउंटेड इन द मेन रेज्यूमे पेजेस। ओके आप एनेक्जर में अपने सारे प्रोजेक्ट्स लिख दो एंड उसे साथ में अटैच कर दो। ओके, जैसे आपने कहा रेज्यूमे एक तरीके से सेल्स पर्सन का आपके लिए काम कर रहा है, तो उसमें की हाइलाइट्स क्या होने चाहिए? की हाइलाइट्स, पहली बात रेज्यूमे में फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाइन लेफ्ट इंडेंटेशन से दे दी तो एक राइट में दे रहे हो, या फिर आपने एक फॉन्ट साइज कैम्ब्रिया रखा एंड दूसरा आप एरियल रख रहे हो। सो इट देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन द रेज्यूमे, प्लस लाइन स्पेसिंग इजी टू द आईज होना चाहिए। कोई देखे तो उन्हें इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़े कि कहाँ क्या लिखा है। Right. प्लस रेज्यूमे शुड हैव व्हाट यू आर टारगेटिंग, आप क्या टारगेट कर रहे हो। आई ऑलवेज सजेस्ट द एप्लीकेंट्स कि आप ज्यादा टारगेट्स मत लिखिए। उसका रीजन है, रिक्रूटर को लगेगा अरे ये तो किसी चीज में स्पेशलाइज नहीं कर रहा है, इसको कुछ भी चलेगा। जिस चीज में आप मास्टर हो एग्जैक्टली, आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टारगेट एरियाज लिख दीजिए, मगर ज्यादा लिखेंगे तो उन्हें लगेगा ये कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। वो रॉन्ग इंप्रेशन देता है रिक्रूटर्स को। उन्हें लगता है इन्हें किसी चीज में भी डाल के हम कम सैलरी में रख सकते और हैं। जनरली फ्रेशर्स को लगता है कि मैं ज्यादा टैलेंट दिखाऊंगा तो ज्यादा लोग ये इम्प्रेस होंगे। हाँ, ये गलत फहमी है फ्रेशर्स की। मैं मानती हूँ कि उन्हें अपने टैलेंट का उस समय नहीं पता होता है जब वो जॉब्स ज्वाइन कर रहे होते हैं। दे डोंट नो वो क्या गुड एट, व्हाट आर दे गुड एट। बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप फिर थोड़ा सा स्टडी करो जॉब मार्केट को। जॉब मार्केट को आप स्टडी कैसे कर सकते हो, आप थोड़ी सी रिसर्च करो, आप अपने से रिलेटेड जॉब्स देखो जो आपको इंटरेस्ट करती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस निकालो एंड फिर कस्टमाइजेशन करके अप्लाई करो, रादर देन अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वांटिटी पे बात करते हैं कि आज मैंने 15 जॉब्स अप्लाई कर दी, आज मैंने 30 जॉब्स अप्लाई कर दी, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है क्वालिटी क्या थी, 15 जॉब्स में से कितनी आपके लेवल की मैच थी। सो राइट मैपिंग, टैलेंट मैपिंग, राइट मैच इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आप उतने ही, आप कम करो एप्लीकेशंस, पर उतने ही करो जितने आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एक लेवल के बाद इंटरव्यू भी क्रैक कर पाओ। राइट कि आपने बहुत सारे अप्लाई कर दिए लेकिन उसमें से कुछ ही आपको सूट कर रहा है। राइट, अगर उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये मांग रहा है कि हमें ऐसे बंदा चाहिए जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है एंड आपने अभी बस बोलना ही स्टार्ट किया है, यू आर नॉट सो गुड एट कम्युनिकेशन, फिर आप उसमें अप्लाई क्यों कर रहे हो? राइट, अगर आपको अप्लाई करना है, दैट जॉब रियली इंटरेस्ट्स यू, देन आप थोड़ा अपस्किल कर लो, आप इंग्लिश में कोई कोर्स कर लो, आप प्रैक्टिस करो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देन अप्लाई। बट आप अगर नहीं कॉन्फिडेंट हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन आप अप्लाई मत करो। ओके, तो कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग ये होता है कि सामने वाले से जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनको आपकी बात समझ आ जाए। राइट, चाहे वो आप हिंदी में बोलो, चाहे वो आप इंग्लिश में बोलो, बट द एसेंस एंड द मीनिंग ऑफ दैट कम्युनिकेशन, जो आप बात कहना चाहते हो सामने वाले को, उन्हें वो समझ आ जाए। राइट, तो कम्युनिकेशन बहुत सारे जॉब्स में इंपॉर्टेंट नहीं भी है। व्हेन इट कम्स टू इन द सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, दे सी नॉलेज मोर देन कम्युनिकेशन। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, द डिजाइनिंग, द ड्राफ्ट्समैनशिप, तो काफी जगह नहीं भी इम्पोर्टेंट है। कई बार लिखा होता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका मतलब नॉर्मली लोग समझ लेते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो क्या ये इंग्लिश के लिए लिखा होता है या? यस, मोस्टली इट इज रिटन फॉर इंग्लिश, बट एज आई सेड कि हर जॉब की डिमांड नहीं होती है इंग्लिश। अगर आप अपने आप को अच्छे से, एज आई सेड, रेज्यूमे इज योर साइलेंट सेल्समैन, अगर आप अच्छे से अपने आप को बता पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक चैनल सेल्स का जो एप्लीकेंट होता है उसे डीलर से डील करना है डेली, सो दे डोंट, द एम्प्लॉयर्स डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। यू हैव टू डील विद डीलर्स जो डेली के हिंदी ही बोलते हैं, तो आप उनसे वैसे ही कम्युनिकेट करोगे। तो आप इंग्लिश अपने रेज्यूमे में बहुत ज्यादा इंग्लिश मत यूज करो, क्योंकि सामने वाले को भी समझ आता है कि आपने कहीं से कॉपी किया है या किसी से लिखवाया है। प्रॉब्लम लिखवाने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल ने लिखा क्या है। इट्स जस्ट दैट कि आपने लिखवा लिया एंड देन यू हैव जस्ट सबमिटेड इट, बट बाद में तो आपको ही, एग्जैक्टली।
तो लिखवाओ वही जो आप बोल पाओगे। तो कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी काफी देखा जाता, तो किस टाइप की कम्युनिकेशन गैप्स होती हैं? कम्युनिकेशन गैप्स बहुत होती है रिलेटेड टू घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। आपने इंटरव्यू दिया एंड HR कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं जनरली। मोस्टली बहुत बार देखा गया है कि वो इवन इफ इट्स अ रिजेक्शन, मुझे लगता है कि रिजेक्शन भी बताओ एंड अपना फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वाज द कैंडिडेट रिजेक्टेड, राइट, बिकॉज दैट विल हेल्प द कैंडिडेट टू ग्रो और उन्हें सीखने का मौका मिलेगा इससे कि ये कमी है मुझ में, मुझे इसे इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली एंड इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत पहले की ये बात है कि हम रेज्यूमेज में फोटोज मैंडेटरी लगाते थे, राइट, बट धीरे धीरे हमें कैंडिडेट्स की कंप्लेन आने लगे कि आई वाज रिजेक्टेड ड्यू टू माई फोटोग्राफ। HR ने मतलब दे चोज अ गर्ल ओवर अ बॉय, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। देन वी सॉ द ट्रेंड्स एंड देन नाउ द ट्रेंड इज कि हम फोटोग्राफ कैंडिडेट से पूछते हैं, इफ यू वांट टू पुट इट वी सजेस्ट देम कि अगर आपकी कंपनी और आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, देन यू हैव टू हैव अ फोटोग्राफ, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई रिटेल सेक्टर ज्वाइन करना है, आप फेस हो कस्टमर के, तो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर आपका ऑफिस जॉब है, आप बैक ऑफिस में हो, तो फोटोग्राफ इज नॉट तो मैंडेटरी, लुक्स राइट? के बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है। राइट, वो होता है। दिस इट इज अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी कि पीपल टेंड टू टॉक टू पीपल एंड टेंड टू चूज पीपल जो ज्यादा प्रेजेंटेबल हो। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं बोलूंगी, बिकॉज ऑफिसेज में पीपल एक्सपेक्ट पीपल टू बी प्रेजेंटेबल, अच्छे से ऑफिस आए, एक गुड डेमनार में रहें, अच्छे से प्रेजेंटेबल रहें। व्हेन अच्छे से ऑफिस आए और अच्छा दिखना, Right. दोनों में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंसेस है। अच्छे से ऑफिस आना मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना। इट डजंट मीन कि आप अच्छे दिखते हो, बट आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, एज इन आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हो, आप ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, यू आर नॉट टेकिंग इट कैजुअली, बिकॉज ऑफिस इज अ प्रोफेशनल वर्क स्पेस, तो आप उसको कैजुअली नहीं लेते हो। बहुत सारे ऑफिसेज ने प्रोफेशनलिज्म हटाया है, लाइक इफ यू सी ऑफिसेज लाइक मेटा, ऑफिसेज इन गूगल, दे एक्सपेक्ट यू टू वॉक कैजुअली। आप पजामाज में भी ऑफिस जा सकते हो, तो वो ऑफिस के वर्क कल्चर के हिसाब से जाओगे, तो वो है गुड ऑफ कंडक्ट। एंड अगर आपने ये सोचा है कि सिर्फ गुड लुक्स लेकर आप कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो, एंड आप कोई भी जेंजीज की जो लैंग्वेज है आजकल वो यूज कर सकते हो इन द मेल्स। बहुत बार ऐसे भी केसेस आए हैं व्हेन दे वांट टू अप्लाई अ लीव और वो सीधे ChatGPT से अप्लाई लीव एप्लीकेशन लिखवा के लीव अप्लाई कर दिया, तो वो सारे प्रैक्टिसेस से दूर रहना चाहिए। ओके, तो जेंजिस को आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या एडवाइस करोगे? आई ऑलवेज सजेस्ट, एज आई सेड, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से चलो, आप उसको ही फॉलो करो। एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर ज्वाइनिंग अ फैशन इंडस्ट्री, दे डोंट रियली एक्सपेक्ट यू टू बी इन अ वेरी फॉर्मल स्पेस। आप कैजुअल भी आ सकते हो, एंड देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव अ पर्टिकुलर डे जहाँ पे आप कैजुअल कपड़े पहन के आ सकते हो वंस इन अ वीक। तो वो सारी चीजें फॉलो करो। एंड मेल्स में स्लैंग वर्ड्स लिखना, एंड देन दे हैव देयर ओन लिंगो, उनकी अपनी एक वोकैबुलरी है, तो वो यूज आप कलीग्स के साथ कर सकते हो बात करने में, बट नॉट विथ योर बॉसेस एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर मेल्स। राइट तो जेंजिस ऐसा भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दे राइट शॉर्ट फॉर्म्स। वो थैंक्स को THX लिख देंगे, वो हाय सर को हाय बडी लिख देंगे। सो आई थिंक वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाना चाहते हैं, बट देयर इज अ लाइन, देयर इज अ अब वो बॉसेस को डाइजेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दी है Right. बॉसेस को। राइट, एग्जैक्टली, तो इसीलिए वो थोड़े बैरियर्स आते हैं। एंड इवन द कंपनीज फेयर कि हम जेंजीज को कैसे रखें, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा कैजुअल होता है, बट एट द सेम टाइम अगर दोनों बैलेंस बनाकर चले तो इवन द बॉसेस विल नॉट गेट ऑफेंडेड। उनको पता है कि दे हैव अ लर्निंग स्ट्रीक, उनके पास लर्निंग कर्व है, वो सीखना चाहते हैं, तो वो उनको भी रखेंगे। एंड आप अगर थोड़ा प्रोफेशनल रहोगे, सो यू विल ऑल्सो स्टे। हाँ, बैलेंस करना राइट, होगा। राइट। ओके, तो इंडिया में जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट पोर्टल्स कौन कौन? डिफरेंट पोर्टल्स डिफरेंट काम करते हैं। इफ यू आर अ कंप्लीट फ्रेशर, नौकरी का ऐप है, नौकरी के वेबसाइट है, यू कैन गो देयर। अगर आप काफी एप्लीकेंट्स को ये लगता है कि मैं अपना रेज्यूमे मैंने बनवाया है, मैं सारे में डाल देता हूँ, कहीं ना कहीं से तो कुछ आ ही जाएगा, बट दैट डजंट वर्क रियली। आप एक पे या 2 पे या 3 पे फोकस रहो जो आपके फंक्शनल एरिया में फोकस्ड है। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स
की जो वेबसाइट है दे आर मोस्टली इनटू टेक्निकल हायरिंग। तो अगर आप यू वेरी गुड टेक्निकली, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवलपर हो, डेटा आर्किटेक्ट हो, सो टाइम्स जॉब्स में आपको ज्यादा जॉब्स। हाँ, इफ यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन एंड यू एक्सपेक्ट कि आपने नौकरी में सिर्फ डाल दिया अपना रेज्यूमे, सो दैट डजंट रियली वर्क दैट वेल। आप IIM जॉब्स जैसी साइट पे डालो, बिकॉज IIM जॉब्स जैसी साइट सीनियर पीपल के लिए बनी है, वेर इन दे गिव VP लेवल, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल रोल्स। एंड माई पर्सनल फेवरेट इज लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सबसे बात कर सकते हो, सबके लिए वो कर। राइट, इट इज लाइक विंडो शॉपिंग। आपके पास रिक्रूटर्स हैं, आपके पास एप्लीकेंट्स हैं, दे कैन कनेक्ट इजीली एंड वो फ्री है बिल्कुल। एंड इट इज अ वेरी इजी टू यूज प्लेटफॉर्म, सब समझ पाते हैं, बहुत इंटरफेस उनका बहुत सिंपल है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि लिंक्डइन में तो आप अपना रिज्यूमे अपलोड करो ही करो, सबसे कनेक्टेड हो सकते हैं। एग्जैक्टली, आप कनेक्शंस बना सकते हो, आप पर्सनल मैसेजेस कर सकते हो, आप रिकमेंडेशंस लिखवा सकते हो लोगों से, एंड इट इज अ वेरी प्रोफेशनल वेबसाइट। तो आप इन द प्रोसेस यू विल लर्न ऑल्सो कि लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, लोगों के पोस्ट पे कमेंट कैसे करते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जैसे आजकल कहते हैं कि दिखना बहुत जरूरी होता है, राइट, तो हर किसी को डिजिटली प्रेजेंस बनाना कितना जरूरी है? आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डिजिटली प्रेजेंट नहीं हो तो समवेयर डाउन द लाइन यू आर ओनली गेटिंग ट्रेडिशनल जॉब ऑफर्स। जो डिजिटली कनेक्टेड है, इफ दे आर इन लिंक्डइन, अगर आप पोस्ट भी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मेक योर प्रोफाइल, बिकॉज नाउ डेज इवन ATS गिव्स यू बेटर स्कोर्स अगर आप अपना लिंक्डइन URL रेज्यूमेस में डालते हो। ओके, जब स्कैन होता है उस पे तो बेटर फॉर दिस। यस, द ATS गिव्स यू बेटर स्कोर अगर लिंक्डइन का आपका URL है, बिकॉज दैट इज योर सोशल ऑथेंटिसिटी। आप वो लिंक्डइन का URL आपका जरूर चेक करते हैं, व्हाट हु आर योर कनेक्शंस। कभी कभी होता है कि उनके कनेक्शन से कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकल आता है, देन दे ट्रस्ट यू मोर। तो ऐसे अच्छी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। लिंक्डइन पे कितने कनेक्शंस है, कितने फॉलोअर्स है, ये भी मैटर करता है। फॉलोअर्स टेक प्लेस बहुत लेटर स्टेज में, व्हेन यू आर वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो फॉलोअर्स के पीछे आई डोंट थिंक इतना भागना चाहिए। इफ पीपल आर जनरेटिंग देयर ओन सेल्स थ्रू लिंक्डइन, अगर उनको लिंक्डइन से मार्केटिंग करके क्लाइंट्स बनाने हैं, देन फॉलोअर्स इज अ बिग थिंग। बट अगर आपको सिर्फ जॉब्स लेना है, सो आई थिंक यू शुड हैव कनेक्शंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन फॉलोअर्स। आजकल मैं देखती हूँ कि हर कोई पॉडकास्ट करता है, कोई फाउंडर हो, कंपनी के ओनर हो या एम्प्लॉय हो, हर कोई पॉडकास्ट करता है। तो ये शौक है या जरूरत है? आई थिंक दोनों है। Okay. किसी किसी की जरूरत है, किसी किसी का शौक भी है। बट आई थिंक पॉडकास्ट करने से बहुत फायदा लोगों को इसीलिए हो रहा है बिकॉज दे कैन, बुकिश लैंग्वेज इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, राइट। वो ये समझते हैं कि अगर आप वीडियोस में देख लो, ऑब्वियसली देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस ऑल्सो। आप जो चीज वीडियोस में देखते हो, आप वो ज्यादा जल्दी ग्रास्प कर लेते हो रादर देन रीडिंग थ्रू इट, राइट। तो इसीलिए वीडियोस में अगर आपको ज्यादा नॉलेज मिल रही है, इट इज फ्री, यू कैन डू इट इन योर फ्री टाइम। आप कभी भी पॉज करके देख सकते हो, आप सेव करके देख सकते हो। सो आई थिंक इट इज अ वेरी ग्रोइंग करियर एंड इट इज अ वेरी गुड करियर फॉर पीपल जो कर रहे हैं एंड जो देख रहे हैं उनको भी बेनिफिशियल है। सो आई थिंक कि पॉडकास्ट लोग इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू शेयर नॉलेज विद पीपल एंड एट द सेम टाइम अर्न मनी और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का ये बहुत ही सही मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म है। राइट, इफ ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जब लोगों से बातें करके कन्वर्सेशन करते हो, पीपल कनेक्ट मोर। लोगों को पता है कि जो लोग बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उनको कुछ लेवल का एक्सपीरियंस है एंड देन दे वोंट गाइड यू रॉन्गली। तो बुक पढ़ने से अच्छा है, बिकॉज क्या होता है कि बुक्स अगर आप पढ़ते हो, उनके एडिशंस आते हैं हर साल, राइट। कितने बुक्स आप पढ़ोगे, एंड लोगों को रीडिंग से ज्यादा लगता है कि आजकल हम देख के समझ ले तो वो बेटर है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि वी वांट टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश समझना है क्योंकि जॉब्स में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुक्स पढ़ लें कि वीडियोस देख ले। आई ऑलवेज सजेस्ट देम, बेस्ट इज आइडियल सिचुएशन है कि आप दोनों करो साथ में। बट अगर बहुत जल्दी सीखना है, द ट्रिक इज आप मूवीज देख लो, इंग्लिश मूवीज। इट विल गिव यू बेटर कम्युनिकेशन देन रीडिंग अ बुक। रेज्यूमे बनाते टाइम में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? काफी सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है। फर्स्ट मिस्टेक है, लोग प्रोफाइल समरी नहीं लिखते हैं। अपना रेज्यूमे में अपना नाम लिखते हैं, अपनी डिटेल्स लिखते हैं एंड सीधे रेज्यूमे में अपना ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, रिक्रूटर सिर्फ वो 5 लाइनें ही शुरू की पढ़ता है
जो पूरे आपके करियर को समराइज कर देता है। सो वो प्रोफाइल समरी बहुत इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे के लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज द कोर कॉम्पिटेंसी सेक्शन। वो वैसे भी जरूरी है रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो एटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एटीएस सॉफ्टवेयर कीवर्ड्स उठाता है, एंड इफ यू हैव द राइट कीवर्ड्स इन द रेज्यूमे, राइट कीवर्ड आपने प्लेसमेंट सही है रेज्यूमे में, देन योर हाफ जॉब इज डन। तो बहुत लोग कोर कॉम्पिटेंसीज नहीं लिखते हैं, उसकी जगह अपने पर्सनल ट्रेड्स लिख देते हैं, जैसे आई एम गुड एट लीडरशिप, या मैं इंटरपर्सनल स्किल्स में अच्छा हूँ, या मैं थिंकर अच्छा हूँ, बट समटाइम्स वो चीज़ें इतनी वर्क नहीं करती हैं। सो कोर कॉम्पिटेंसीज में मिक्स होना चाहिए, आपके फंक्शनल स्किल्स कैसे हैं, टेक्निकल स्किल्स कैसे हैं, एंड थर्डली पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस में लोग बहुत बार गलती करते हैं, वो जहां से शुरू किया है उन्होंने काम वो ऊपर लिख देते हैं और रीसेंट वाले नीचे लिख देते हैं, बल्कि उल्टा होना चाहिए। आप जहां अभी रिसेंटली हो आप ऊपर लिखो, क्रोनोलॉजी वैसी होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल वे में चलना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, जो उन्हें लगता है कि शुरू से स्टोरी सुनानी है तो शुरू से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, बट आपको लेटेस्ट ऊपर रखना है, रिवर्स फॉर्म में लिखिए। बल्कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि लास्ट, अगर आप सीनियर हो तो आप 10 से 12 साल तक का एक्सपीरियंस समझाओ डिटेल में, बाकी आप सिर्फ मेंशन कर सकते हो कि आपने किस किस कंपनी में काम किया, उसको समझाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं समझा। हाँ, और पर्सनल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलत नंबर लिख देते हैं। अच्छा, बहुत बार देखा है लोग बहुत वियर्ड ईमेल आईडीज लिखते हैं, कूल सैम, ड्यूड, ये तो वो हमने बचपन में हर इंसान ऐसे ईमेल आईडीज बनाता है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट टेक्स 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम। तो आप ईमेल आईडी वैसे बनाइए, थोड़ा प्रोफेशनल बनाइए। और प्रोफेशनल से ये मतलब नहीं है कि जो करंट कंपनी का ईमेल आईडी आपने वो दे दिया। कंपनी ईमेल आईडीज आर अ बिग नो इन द रेज्यूमे, वो नहीं देना चाहिए। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी दो, बट वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। आपका नाम, आपका सरनेम, मे बी आपका फोकस एरिया, आपका इफ यूर अ डेटा इंजीनियर, shweta.dataengineer@gmail, तो थोड़ा प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाइए। यूआरएल लिंक लिंक्डइन का अगर हम बात करें तो किसी किसी के लिंक्डइन लिंक के यूआरएल इतने लंबे होते हैं कि रिक्रूटर्स कॉपी पेस्ट में गलतियां कर देते हैं, कभी कभी आपका लिंक्डइन नहीं खुल पाता। तो लिंक्डइन यूआरएल में भी आप अपना नाम लिखिए, आप कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली, इट्स फ्री। आप अपना नाम लिखिए, अपना फंक्शनल एरिया लिखिए जिसमें आप जाना चाहते हैं, तो इससे सर्च इंजन भी बढ़ती है, प्लस रिक्रूटर्स के लिए भी इजी हो जाता है। राइट, ओके, आपको समझना इजी हो जाता है। राइट। और रेज्यूमे पीडीएफ में होना चाहिए या वर्ड फॉर्मेट में? आई सजेस्ट कि बनाते वक्त तो डेफिनेटली आप वर्ड में ही बनाते हो, जितने भी चेंजेस करने हैं, कस्टमाइजेशंस करनी है, वर्ड पे करिए, बट अपलोडिंग के टाइम पे ऑलवेज यूज पीडीएफ। उसका रीजन ये है कि डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट वर्ड वर्जन्स होते हैं, एंड फॉर्मेटिंग इधर से उधर चली जाती है। कभी कभी 2 पेज का रेज्यूमे 3 पेजेस में किसी के वर्ड फॉर्मेट में दिखाएगा, ड्यू टू द डिफरेंट वर्जन। वो एक लाइन भी नीचे आ जाती है, योर स्कोर गोज डाउन, क्योंकि एटीएस के अकॉर्डिंग जितना वाइट स्पेसेस रेज्यूमे में रहता है उतना ही स्कोर आपका कम जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी भरें, बट लाइन स्पेसिंग को अगर हम थोड़ा सा मैनेज कर लें तो आप 2-3 लाइंस ऊपर कर सकते हो एडजस्ट सेकंड पेज में, ताकि वो थर्ड पेज में ना आए। तो पीडीएफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती। व्हेन यू कन्वर्ट योर रेज्यूमे टू द पीडीएफ, कोई चेंज तो उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग का एरर नहीं हो सकता, प्लस पीपल कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आपने पीडीएफ किया है तो वो वैसे ही इंटैक्ट रहता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पीडीएफ में दो अपना रेज्यूमे। ओके, सो लीडरशिप हायरिंग एक कंपनी के लिए कितनी चैलेंजिंग होती है? आई थिंक लीडरशिप हायरिंग कंपनी के लिए एक्चुअली हर पोस्ट को फिल करना चैलेंजिंग होता है, या वो एंट्री हो या फिर वो लीडरशिप हायरिंग हो। बट लीडरशिप हायरिंग में दे गो बाय नंबर्स। जब भी मैं कोई सीनियर लेवल का रेज्यूमे बनाती हूँ और आई गिव करियर गाइडेंस टू देम, तो मैं हमेशा उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप वो ना लिखें रेज्यूमे में जो आप डेली करते हैं, आप वो लिखिए कि आपने कंपनी के लिए एक्स्ट्रा क्या किया है इन टर्म्स ऑफ आपके अचीवमेंट्स, आपके मैट्रिक्स, आपने प्रॉफिटेबिलिटी क्या दी कंपनी को, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट कटिंग कैसे की, या आप स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, टीम साइज क्या रहा है, टीम्स को कैसे मोटिवेट करते हो। तो ये सारी चीजें एक सीएक्सओ लेवल के रेज्यूमे में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं रादर देन गिविंग डे टू डे टास्क। क्योंकि कंपनी भी देखेगी कि कैसा बेनिफिट दे सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज इन सीएक्सओ लेवल पोजीशंस। तो वो भी ये नहीं चाहते हैं कि हम
बिकॉज जो आपको हायर कर रहा है वो जानता है कि CXO लेवल की ड्यूटीज क्या है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ये पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, व्हाट वैल्यू विल यू ब्रिंग टू द टेबल। एंड वो वैल्यू दिखाने के लिए आपको थोड़े नंबर्स डालने चाहिए रेज्यूमे में, अवार्ड्स डालने चाहिए, आपको अपना ग्रोथ दिखाना चाहिए, आपने एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया है, आप अब VP लेवल पे पहुंच गए हो, वो कैसे पहुंचे आप थोड़ी उस ग्रोथ को दिखाएं अपनी रेज्यूमे जर्नी में। के बारे में। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सीनियर लेवल पे लोगों को हायर किया जाता है तो उनसे ये भी कहा जाता है कि उनकी इमोशनल अटैचमेंट कंपनी के साथ थोड़ा कम होती है। राइट, पर ऐसा आई डोंट थिंक ये कहने की बात, बिकॉज आई थिंक उन्होंने भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कंपनी इज पेइंग देम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, बट व्हेन यू ग्रो इन दैट कंपनी आप बहुत चीजें सीखते हो, नॉट ओनली फंक्शनली स्किल्स वाइज, बट यू लर्न फ्रॉम पीपल ऑल्सो डे इन एंड डे आउट। आप 10 लोगों से मिलते हो, आप 10 लोगों के बारे में जानते हो, उनसे सीखते हो, तो आई थिंक वो इमोशनल अटैचमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है लोगों से। प्लस लोग ये समझते हैं कि अरे CXO लेवल है, बॉस है, उनको तो बस आके बैठना होता है, दे डोंट रियली डू, बट दैट इज रॉन्ग, ये थिंकिंग रॉन्ग है। वो एक्चुअली दे हैव अ लॉट ऑफ ओनरशिप, उनको भी बहुत जवाब आगे देने होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द टीम डूइंग, अच्छा प्रॉफिट्स इतने से इतना क्यों हो गया, अगर 1% भी कम हुआ तो क्यों हुआ। सो ऐसा नहीं है कि उन्हें जवाब नहीं देना होता है, मे बी द वर्क स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, बट काम सब अपने लेवल पे कर रहे हैं। काम सब अपने लेवल पे कर रहे हैं, सबका वर्कलोड अपने लेवल पे है। राइट। क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो सीनियर लेवल पे जॉब सर्च करते हैं तो वो कभी उसके दौरान कभी वो नेगेटिव हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैंने बहुत कम केसेस में देखा है। पोस्ट कोविड हाँ बहुत सारे ट्रेंड्स देखे हैं जहाँ पीपल, अगर आप लिंक्डइन खोलोगे तो आजकल बहुत लोग हैं जो वो बैच ओपन टू वर्क लगाते हैं। पहले या कह लो कि विजिबिलिटी नहीं थी इतने लोगों की कि कितने लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट से के उससे जूझ रहे हैं, बट आई थिंक कि ऐसी कोई इतना ट्रेंड नहीं है कि ये प्रॉब्लमेटिक है इतना ये एरिया। कई बार ऐसा होता ना कि आप लाइक की 50 लाख प्लस सैलरी पैकेज पे हो, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशन जो आपकी है वो फुलफिल नहीं हो रही है अदर कंपनी। जनरली व्हेन यू कम टू सच अ सीनियर लेवल, डेफिनेटली जॉब के सर्च आपके लिए लिमिटेड हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। फिर मैं बोलूंगी कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद काफी सारी जॉब्स ऐसी भी आई है वेयर यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आप देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी पीपल हु कम टू मी एंड दे से कि हमारा वो काम खत्म हो गया है, दे हैव टेकन रिटायरमेंट, अब क्या कर सकते हैं। सो आई गाइड देम, यू कैन गेट इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज HR में जा सकते हैं वो, बिकॉज इंडियन आर्मी का खुद का पोर्टल होता है, इंडियन नेवी का भी खुद का जॉब पोर्टल होता है वेयर दे कैन अप्लाई जॉब्स टू जॉब्स। तो जॉब्स लिमिटेड जरूर हो जाती है, बट कंपनी का ट्रस्ट उतना ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो जॉब सीकर्स को जिनकी विंटेज वैल्यू ज्यादा है, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको हमेशा प्रेफर करती है। एंड जहां तक सैलरी की बात आती है, आई थिंक सैलरी एट पार मिल जाती है। हाँ, मे बी उस समय आपको उतनी ग्रोथ ना मिले, बट एट पार जितना आप अभी ले रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो कंपनी से, उतनी आपकी सैलरी मिल जाती है। यस। आपने अपने करियर में क्या एक्सपीरियंस किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है या राइट कैंडिडेट ना मिलने की बात होती है, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या सच में ये चीजें होती है या सही लोग सही जगह? आई थिंक एज आई सेड कि अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली विद द कमिंग ऑफ AI बढ़ा है, आई वुड नॉट डिनाई, ये हुआ है डेफिनेटली। AI के आने से काफी सारी चीजें इम्पैक्ट हुई हैं, बट अब हम थोड़ा करियर कोचिंग के मॉडल को, रेज्यूमे राइटिंग के मॉडल को भी थोड़ा बदल रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आप हमसे ही रेज्यूमे बनवाइए प्रोफेशनल से, हम उन्हें ये कहते हैं कि आपका बजट नहीं है, आप AI से भी बनवाइए, बट AI कैन नॉट compete with a ह्यूमन। वो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आपने पूरा रेज्यूमे नहीं बनवाना है, आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं उनसे, बट अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ की स्टोरी है एंड आपको खुद ही वो जज करके लिखनी है। जैसा कमांड देंगे वो वैसा वर्क करके Right. देगा। तो जस्ट लाइक कोई AI से अपना रेज्यूमे बना रहा है तो उसे क्या कमांड देना? आई थिंक डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अगर आपने अपने रेज्यूमे को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर देना है तो आप ये कमांड दे सकते हो कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन आप इसे कस्टमाइज कर दो। बट एट द सेम टाइम AI बहुत सारी गलतियां कर सकता है विच माइट बी टफ फॉर यू। जैसे AI में ये देखा गया है, एक तो उनका डेटा ओल्ड होता है, राइट, वो अपडेटेड नहीं होता है। अगर हम ChatGPT की बात करें तो 2023 तक का डेटा है उसमें, तो उसके बाद तो कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। तो
इतना रिलाई इसलिए नहीं करना चाहिए। बी, जब हम रेज्यूमे बनाते हैं तो एआई कभी कभी अपने आप से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डाल देता है कि आपने कॉस्ट कटिंग की है 25% कंपनी में, बट जब आप पढ़ते नहीं हो अपना रेज्यूमे, आपने अप्लाई कर दिया, हाँ, आपने कुछ बताया नहीं बट उसने अपने से डाल दिया। वो अपने आप डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड देन आप ब्लाइंडली वो रेज्यूमे ले जाते हो, बट इंटरव्यू में आपको वो क्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसके रिगार्डिंग, राइट। चैट जीपीटी आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं दिखाएगा रेज्यूमे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोफेशनल से रेज्यूमे लिखवाते हो या अपने आप टाइम इन्वेस्ट करके लिखते हो, तो आप एक कॉज एंड इफेक्ट थिंग दिखाओगे कि मैंने कंपनी में ये किया, उसका रिजल्ट ये निकला, एंड मैंने ये रिजल्ट निकाला कैसे, कंपनी ने मुझे ये टास्क दिया, प्रॉब्लम, एक्शन क्या आपने लिया, एंड देन द सोल्यूशन। तो इस फॉर्मेटिंग में अगर आप चलोगे तो कंपनी को भी इजी रहता है, एंड वो आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है तो आपको एक्सप्लेन करने में भी उस वक्त इजी हो जाता है। बट चैट जीपीटी कभी कभी नंबर्स अपने आप डाल देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप डाल देते हैं जो आपने किया भी नहीं है, और आप ले भी नहीं सकते हो। एग्जैक्टली, आप ले भी नहीं सकते हो। तो ह्यूमन माइंड के को कम्पीट नहीं कर सकता है एआई, तो अपना माइंड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली यू कैन टेक सपोर्ट, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, बट उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। आप सीवी कभी भी आप कहीं दे रहे हो तो आप एक बार उसको पूरा रेट करो, चाहे आप एआई से बनवा रहे हो या कहीं से भी आप एग्जैक्टली। कितने लोग होते हैं ना कि रेज्यूमे ऐसे ही सबमिट कर देते हैं, राइट। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे 2 घंटे में रेज्यूमे चाहिए अपना, आप 2 घंटे में बना कर दे दीजिए। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 घंटे में रिसर्च नहीं हो सकता। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। आप 2 घंटे में रेज्यूमे नहीं बना सकते किसी का, बिकॉज रेज्यूमे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज योर इंटायर करियर एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो उसे थोड़ा सीरियसली लेना है, एंड जो कंपनीज कह रही हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है कि हम 2 घंटे में आपका रेज्यूमे लिख के दे देंगे, आई डोंट थिंक कि वो बेनिफिशियल है, बिकॉज एटीएस स्कैनिंग ही नहीं हो पाती है 2 घंटे में तो पूरी। तो इसीलिए गिव टाइम, इन्वेस्ट टाइम, क्योंकि आपके करियर की बात है। बहुत लोग मुझसे आके कहते हैं कि आप बस भेज दो मुझे एंड आई एम सेंडिंग इट, पर आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पढ़ो उसे, बिकॉज आप भेज दोगे, आप एटीएस में भी क्लियर कर लोगे, दैट आई कैन अश्योर, बट आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करो, राइट, जब आपने पढ़ा ही नहीं कि लिखा क्या, राइट। तो वो गैप नहीं होना चाहिए। तो सबसे वियर्ड चीज आपने अपने करियर में क्या देखा? सबसे वियर्ड चीजें, कैंडिडेट ने मुझसे एक बार बहुत पहले ये बोला था कि ही आस्क्ड मी अबाउट द सर्विसेज, कि मैं क्या सर्विसेज देती हूँ, एंड आई टोल्ड हिम अबाउट माई प्राइसेस, कि मैं क्या प्राइसेस लेती हूँ। एंड उन्होंने मुझे, ही वॉज अ वेरी सीनियर बैंकिंग प्रोफेशनल, और उन्होंने मुझे ये बोला कि सिर्फ 2 पेज का 2 पन्ने ही तो हैं, तो उसके लिए मैं इतना पे क्यों करूं। एंड आई वाज शॉक्ड। आप बाहर खाना खाने जाते हैं, आप 2000 रुपए ऐसे ही आपके लग जाते हैं इन एन एवरेज डिनर, राइट। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो, एंड वही चीज आप अगर बाहर उसमें खाते हो, लोकल शॉप्स में खाते हो, तो मे बी आपके उससे थोड़े कम लग जाएंगे, बट इट इज अबाउट योर एंटायर करियर। सो आप इसको एक पन्ना नहीं बोलोगे। आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हिम इन अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एक नॉर्मल ह्यूमन वे में मैंने समझाया कि देयर इज जस्ट 1 बोर्डिंग टिकट दैट यू गेट फॉर अ फ्लाइट, राइट। वो एक पन्ना ही है, वो एक आधा ही पन्ना है, बट अल्टीमेटली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसके लिए पे कर रहे हो, इफ इट गेट्स लॉस्ट वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। सो इट इज नॉट अबाउट कि आप एक डॉक्यूमेंट बस लिख रहे हो 2 पेज का, इट इज अबाउट द वर्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड करियर डॉक्यूमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज भी आप कितना भी कह लो कि रेज्यूमेज हो जाते हैं क्लिक, बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप राइट पोजीशनिंग नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वैल्यू ऐड नहीं होगा, तो रेज्यूमे एटीएस में ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने फिर आगे रेज्यूमे बनवाया? हाँ, उन्होंने बनवाया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें तो सब पता है, हम क्यों बनवाएं आपसे रेज्यूमे, या हम किसी की हेल्प क्यों लें। तो मैं उन्हें फिर वही वैसे ही बताती हूँ कि अगर आप गाड़ी लेते हो, आपने मर्सिडीज खरीद ली, आपको उसे सर्विस तो नहीं करना आता ना। तो एवरी प्रोफेशनल नीड्स अ प्रोफेशनल टू हेल्प देम, राइट। सो सब अपना अपना काम अपने स्पेशलाइजेशन में जानते हैं। यू नो योर वर्क द बेस्ट, मैं अपना काम बेस्ट जानती हूँ। तो इट्स बेटर कि हाँ, आप अपने आप को बेस्ट जानते हो, बट रेज्यूमे लिखने की भी एक स्किल होती है, इट इज अ स्किल बेस्ड जॉब, जो अगर आपके पास टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का, अगर आपको राइट वे नहीं पता है कैसे करने का, सो यू शुड ऑलवेज टेक हेल्प। जस्ट लाइक कि सब कोई को अपनी लाइफ की पूरी हिस्ट्री पता होती है, लेकिन उन्हें बुक लिखने को कहा जाए
तो शायद उन्हें नहीं पता हो Right. कि हाउ टू राइट बुक। राइट राइट। आज मुझे अगर कोई कहे कि आप अपने करियर स्टोरी पे बुक लिख दो, तो मुझे भी बहुत वक्त लगेगा सोचने में कि स्टार्ट कहाँ से करें। कहाँ से स्टार्ट करें। राइट। सो क्योंकि समझ नहीं आता उस समय लिखने वक्त कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 पेज में भी आपको पूरा समराइज करना है। सो दैट समराइजेशन ना वो बहुत ज्यादा टफ होता है एंड चैलेंजिंग होता है, स्पेशली फॉर सीनियर लेवल एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर लेवल। फ्रेशर लेवल में कुछ लिखने को नहीं होता ज्यादा, राइट। एंड सीनियर लेवल में इतना कुछ लिखने को होता है कि उसे 2 पेज में कैसे करे, वो एक चैलेंज होता है। तो ये चैलेंजेस जो होती हैं ये वर्थ होती हैं टू इन्वेस्ट इन योर करियर। बिल्कुल, ये लोगों को समझने की Right. जरूरत है। राइट। तो हम एटीएस के बारे में काफी बात कर रहे हैं कि एटीएस से रेज्यूमे स्कैन होता है, तो एटीएस एक्चुअली है क्या? ओके, सो एटीएस एक्चुअली बहुत लोगों को ये लगता है कि एटीएस इज अ फ्री रेज्यूमे स्कैनर जिसमें आप रेज्यूमे डालोगे और वो स्कोर दे देता है, बट एटीएस ऐसे वर्क नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे आ गए हैं जो आपको फ्री रेज्यूमे रिव्यू देते हैं, आप अपना रेज्यूमे डालिए एंड आपको स्कोर देंगे। मगर आप नोटिस करोगे तो ये आप हर फ्री चेकर में डालोगे तो आपको स्कोर अलग अलग आते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास आके पूछते हैं कि स्कोर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, और अगर स्कोर अलग अलग आ रहे हैं तो हम ट्रस्ट किस पे करें। सेम रेज्यूमे के स्कोर अलग अलग। यस, अगर आप फ्री रेज्यूमे चेकर गूगल पे डालते हैं आपको बहुत सारे साइट्स मिलेंगे, एंड हर साइट में आप अपना रेज्यूमे डालेंगे तो आपको डिफरेंट स्कोर्स मिलेंगे। सो पीपल हैव दैट कंफ्यूजन कि अलग अलग स्कोर्स आ रहे हैं एंड ट्रस्ट किस पे करें। सब एटीएस के टर्म्स में उसको सेल कर रहे हैं, बट एक्चुअल एटीएस ये होता ही नहीं है। एक्चुअल एटीएस इज ऑल अबाउट कि आपका रेज्यूमे एक साइड और जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन द अदर साइड, और वो बताता है कि इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आपका रेज्यूमे कितना रेलेवेंट है। तो जो वेबसाइट स्कोर बताती हैं वो इसलिए स्कोर बताती है ताकि आपका लो स्कोर दिखा के वो आपको रेज्यूमे सेल कर सके कि आपका कॉन्फिडेंस, वो माइंड गेम है ये सारा, कि आपको अगर पता है कि आपका रेज्यूमे स्कोर लो है आपके रेज्यूमे की, तो आप डेफिनेटली सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, इसका मतलब मेरे अंदर वो स्किल्स है, शायद रेज्यूमे में वो बात नहीं है। माइंड के साथ खेल। एग्जैक्टली, वो एक माइंड के साथ खेलने वाली बात है। बस वही बात है कि डर का वो है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी पर्सन नीड्स अ जॉब, सबको कमाना है, सबको आगे बढ़ना है। तो इस चीज को पिन पॉइंट करते हुए ये रेज्यूमे चेकर्स चले। रेज्यूमे चेकर्स आप यूज करो फ्री वाले, उसमें सजेशंस आते हैं कि आपके रेज्यूमे में ये गलत है, स्पेलिंग गलत जा रहा है, ग्रामर गलत जा रही है, आप उसके लिए यूज करो, बट डोंट टेक आप उसमें अपना माइंड मत लगाओ एंड अपना कॉन्फिडेंस उस पर मत डिपेंड करवाओ कि लो स्कोर है इसीलिए मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, अब तो मेरा कहीं सिलेक्शन होगा ही नहीं। दैट इज नॉट द केस। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने जेडी अच्छे से नहीं पढ़ी है, आपने सिर्फ देखा कि सीनियर मैनेजर का रोल है टैलेंट एक्विजिशन में, आपने अप्लाई कर दिया। आपने वो पढ़ा नहीं कि सीनियर मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन में वो 4 साल की एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एफएमसीजी की मांग रहे थे, जबकि आप आईटी में थे। सो आप जॉब डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ोगे और रेज्यूमे को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करोगे, तब आपका एटीएस स्कोर ऊपर जाता है। लगा कि सेल्स में 4 इयर्स एक्सपीरियंस है तो वो तो मेरे पास है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। राइट, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा एंड आपने अप्लाई कर दिया, एंड व्हेन यू गेट रिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस, फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है। बट अगर आप ध्यान से टैलेंट मैपिंग करोगे, अगर आप ध्यान से रेज्यूमे के को मैप करोगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से, थोड़ी कस्टमाइजेशन करोगे, ऊपर नीचे कर दोगे प्लेसमेंट, तो आपका काम हो सकता है। एंड वो कीवर्ड्स, बहुत लोग सेम जॉब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा रियल नहीं लगता है। इतना भी कॉपी मत करो कि रिक्रूटर्स को ये लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 100% मैच हो रही है आपकी एटीएस में। सो थोड़ा बहुत करो जितना आप इंटरव्यू पे जस्टिफाई कर सको। बिल्कुल, एकदम 100% आपको नहीं देना है। राइट। और जैसा आपने कहा कि बार बार रिजेक्ट होने से भी लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, जो फैक्ट है ये हर किसी का होगा, मैं भी हो तो मेरा ही होगा। तो ये जो बार बार रिजेक्शन होता है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन गलत डालने की वजह से होता है। आई थिंक 80% ऑफ द केसेस में यही है कि आपने अपने रेज्यूमे को अच्छे से पढ़ा नहीं है, आपने रेज्यूमे में इतनी क्लैरिटी दी ही नहीं है रिक्रूटर्स को कि वो समझ पाए कि आप कंपनी के लिए कैसे वैल्यूएबल हो। उनको नहीं पढ़ना कि एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आपने प्रोडक्शन हैंडल किया है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि एक प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ही हैंडल करेगा। उनको ये जानना है कि जब आप एक प्रोडक्शन मैनेजर बने, आपने कितनी टीम साइज देखी, अगर उनके लिए आपने कैसे नॉलेज ट्रांसफर किया,
उनको ये जानना है कि प्रोडक्शन में आने के बाद आपने कॉस्ट कटिंग कहाँ करी, आपने प्रोडक्शन में आके कोई प्रोसेस अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया, कुछ प्रोसेस को ऑटोमेट किया ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग हो। सो अल्टीमेटली रिक्रूटर्स को ये जानना है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन, आपका सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर कोई फ्रेशर इंटरव्यू के लिए जाता है, उसकी रेज्यूमे सेलेक्ट हो गई और वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसे किस टाइप से जाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स को व्हेन आई गिव इंटरव्यू, मैं मॉक इंटरव्यूज जब लेती हूँ, गिव इंटरव्यू टिप्स, हैंडबुक्स देती हूँ फ्रेशर्स को, तो मैं हमेशा उन्हें एक तो ये समझाती हूँ कि प्रैक्टिस अ लॉट बिफोर कमिंग। आप बस आपने अप्लाई किया, आपका ऑफर आ गया टू गेट एन इंटरव्यू, आप बस एक रात पार्टी की एंड सुबह उठ के चल दिए, वैसा एटीट्यूड मत रखो। गो विथ अ वेरी प्रिपेयर्ड माइंडसेट। आप एक तो अच्छे फॉर्मल कपड़े पहन कर जाओ, अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, डोंट बी नर्वस। इट्स इजी टू से, नर्वसनेस होती है, आई एग्री, बट टेक इट इजी। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़कर जाओ, बिकॉज द रिक्रूटर्स डोंट लाइक कि आपने कुछ रिसर्च नहीं किया, आपने कोई होमवर्क नहीं किया, अब बस आ गए इंटरव्यू देने, शॉर्टलिस्टेड हो गए और आप आ गए इंटरव्यू देने। क्योंकि उस पोजीशन के लिए ना 1000 लोग और बैठे हैं, तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप यू शुड फील ब्लेस्ड कि आपको वो जॉब ऑफर के लिए एटलीस्ट इंटरव्यू आया है, यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। आपने कभी भी सेलिब्रिटीज को देखा होगा, सारे अवार्ड्स जो नॉमिनीज में होते हैं वो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। विनिंग इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, बीइंग इन द नॉमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम, आप थाउजेंड्स एंड लैक्स लोगों में से आप सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। तो उसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप प्रिपेयर होके जाओ, थोड़े कंपनी के बारे में पढ़कर जाओ, थोड़ी प्रोफाइल के बारे में भी पढ़कर जाओ, क्योंकि 2 क्वेश्चन जब वो आपसे पूछते हैं एंड वो भी आपको मौका देते हैं कुछ पूछने का, एंड इफ यू से कि नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है, इट शोज योर लैक ऑफ सेंसिटिविटी कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उस टाइम में एक फ्रेशर को क्या पूछना चाहिए? जनरली फ्रेशर्स को ऑब्वियसली दे शुड आस्क अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर, द जॉब सेटिंग कैसी है, वर्क सेटिंग कैसे, वेदर इट्स रिमोट, पूरा 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और उन्हें थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके ये भी बताना चाहिए कि मुझे भी आपकी कंपनी के बारे में नॉलेज है। राइट। दे कैन आस्क अबाउट इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स, एज इन कि अगर वो टेक्निकल पोस्ट के लिए गए हैं एंड दे हैव देयर उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज, उनके पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी है, दे कैन ऑलवेज आस्क कि आई एम अ गुड कैंडिडेट फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो एंड आई कैन बी कंसिडर्ड फॉर उस पोजिशन के लिए भी। सो द कंपनी फील्स कि इनमें ग्रो करने की एंड कंपनी ज्वाइन करने की एक एफर्ट लगाया है इन्होंने। एंड कभी भी फ्रेशर्स को अपने कॉलेज जिसमें पढ़े हैं या जो कोर्स किया है उसके बारे में गलत नहीं बात करनी चाहिए, बिकॉज इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। रिक्रूटर को लगेगा कि आगे भी जाकर जब वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा वो हमारे बारे में भी ऐसा ही कुछ कहेगा जो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस कॉलेज के बारे में बोला है। तो कुछ भी नेगेटिव कमेंट नहीं देना है। नेगेटिव ओनली इफ द रिक्रूटर आस्क कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तब आप अपने वीकनेसेस बताओ, बट दैट टू आप बहुत जेनेरिक वीकनेस मत बताओ। आप ऐसे वीकनेसेस नहीं बता सकते ना कि आई हैव टेकन इंटरव्यूज जहाँ फ्रेशर्स कहते हैं कि हमारी वीकनेस हम जल्दी नहीं उठ सकते तो ऑफिस के साथ। सो बी प्रोफेशनल, वर्क इन, मतलब उतना ही बोलो जितना उस प्रोफेशनल। वीकनेस में क्या आप बता सकते हो? वीकनेस में बहुत सारी चीजें बता सकते हो, दैट आई फील कि मैं एक गुड कोलैबोरेटर हूँ, बट आई नेवर गॉट अ चांस टू कोलैबोरेट। मुझे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मगर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं ये करना चाहूँगा। प्लस मैं कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा हूँ, बट समटाइम्स आई गिव मोर वेटेज टू बीइंग विथ माय फ्रेंड्स रादर देन कोलैबोरेटिंग। मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि वो अपॉर्चुनिटी लूँ कि नहीं, तो देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। आई थिंक आई नीड क्लैरिटी। तो एज अ फ्रेशर आप ये सारे तो बता सकते हो एज अ वीकनेस अपने कि यू डोंट नो क्लैरिटी, बिकॉज उनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको पूरी क्लैरिटी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं लेट सो के उठता हूँ, Right. मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा, Right. शॉर्ट टेम्पर हूँ। हाँ, ये सारी चीजें जो अनप्रोफेशनल है, आप इतना कैजुअल नहीं हो सकते हो। जैसे कि है कि हर चीज की एक, हर रिलेशनशिप की एक बाउंड्रीज होती हैं, यू नीड टू स्टे इन दैट बाउंड्री। बैलेंस ही लोगों को समझने की नीड है कि Right. कितना बोलना है, कितना आप नेचुरल वे में से ले जा सकते हैं। राइट राइट लोगों को लगता है कि एकदम बेसिक नेचुरल वे में ले जाओ, तो रियल में जो वीकनेस है वही बता दो। राइट। नहीं, थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज भी
जो पहले पूछे जाते थे वो पूछे जाते हैं। जैसे? जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा अपने फैमिली के बारे में बताइए, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, आपके स्ट्रेंथ्स बताइए, व्हाई शुड वी हायर यू, आप इस कंपनी में, आपको इस कंपनी में ही क्यों आना है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो बेसिक एचआर राउंड में पूछे ही जाते हैं, एंड दे हैव रेलेवेंस। ऐसे ही नहीं कि वो बस पूछे जा रहे हैं काफी सालों से, उसका रेलेवेंस है। पीपल वांट टू नो कि आप फंक्शनली कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हो, बट आप कितने प्रोफेशनल एंड मेंटली एथिक्स है आपके पास, वो भी देखती है कंपनी। सो वो भी मैटर करता है। एडवोकेट्स बहुत जरूरी है। हाँ, राइट। तो जॉब हायरिंग प्रोसेस जो है वो काफी स्लो होता है, तो ऐसे में कैंडिडेट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आई थिंक कैंडिडेट्स को फॉलो अप करना चाहिए। देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स आजकल जो फॉलो अप लेटर्स होते हैं। रेज्यूमे के साथ एक कवर लेटर जाता है जो इंट्रोड्यूस करता है आपको कि आप कैसे उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए राइट फिट हो। जब आप कवर लेटर भेजते हो, दैट यू डू अलोंग विद द रेज्यूमे। आपका इंटरव्यू हो गया, आपको रिक्रूटर की साइड से कोई भी कॉल नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, आप एक बहुत प्रोफेशनल फॉलो अप मेल डाल सकते हो कि आई हैड अप्लाइड फॉर दिस particular position and it has been 3 days. I'm looking forward to join the company. If you can let me know the details and let me know what is the procedure, अभी कहाँ तक मेरे application पहुँचा है. So there are gentle ways to remind the recruiter कि we are waiting, and आप call कर सकते हो if you are that friendly with the recruiter. बहुत बार होता है कि recruiters prefer talking on call, but I always suggest कि preferred mode of communication should be emails, and you should give up follow up emails. आप पहले एक ईमेल डालो। हाँ, ओके। कई बार ऐसा भी होता है ना, रिक्रूटर्स बताते नहीं, जैसे हमने पहले भी आपसे बात करी कि वो साइलेंट जोन में चल जाते, कोई अपडेट नहीं देते, तो ऐसे में कैंडिडेट काफी परेशान भी हो जाते हैं। राइट। ये ट्रेंड नेचुरली देखा गया है जहाँ रिक्रूटर्स देट एज आई सेड, बहुत सारे रिक्रूटर्स ये जानकर नहीं करते, दे एक्चुअली डोंट हैव दैट टाइम, वो भूल जाते हैं। बिकॉज एक कैंडिडेट के लिए जॉब लेना उनका गोल है, एंड रिक्रूटर के लिए हायर करना। सो मे बी 1000 ऑफ स्कैनिंग से वो 1 या 2 बंदों को भूल भी जाते हैं बीच में। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। तो एज आई सेड कि अगर आप फॉलो अप ईमेल डालोगे, फर्स्टली उनकी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है दैट दे हैव टू रिप्लाई टू यू, राइट, बिकॉज आपने उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल किया है, दे हैव टू रिप्लाई। देयर आर SLAs, वो टैट होता है कि आपको 24 घंटे में रिप्लाई करने हैं अपने वर्क ईमेल्स, राइट। तो फर्स्टली उनकी वो ऑब्लिगेशन हो जाती है। सेकेंडली इट माइट बी पॉसिबल कि वो भूल चुके हों कि उन्होंने किसको किसको अप्रोच किया था, एंड दे माइट जस्ट टेल यू, एंड यू कैन सॉफ्टली आस्क फॉर द फीडबैक इफ यू आर रिजेक्टेड टू। दे आर लाइबल टू गिव यू फीडबैक्स टू। रीजन क्या था? रीजन क्या था, आपको हाँ, पता होना चाहिए, राइट। तो श्वेता जी, आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है कि ये लोगों को करियर में काफी हेल्प करेगी। जो सीनियर लेवल पे होते हैं फिर भी वो कम मिस्टेक्स करते हैं, फ्रेशर्स को उतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे अप्लाई करना है, राइट। और शायद इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी यार। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप कुछ एडवाइस उन्हें करें। मैं सबको, सारे जॉब सीकर्स को बस यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने रिज्यूमे को जेनेरिक ना बनाए, टेक इट एज योर करियर डॉक्यूमेंट विच कैन टेक यू टू हाइट्स। आप उसे कस्टमाइज करिए, राइट क्लैरिटी दीजिए रिक्रूटर्स को, बिकॉज रिक्रूटर्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक रेज्यूमे को प्रैक्टिकली पढ़े। दे जस्ट हैव 5 to 6 seconds एक रेज्यूमे को देखने के लिए। तो जितनी क्लैरिटी रेज्यूमे में आप दे सकते हैं, जितना रेज्यूमे को शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज बना सकते हैं, उतना अब तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आज आपकी बहुत सारी जो गलतियां हैं आपने रियलाइज की होगी कि रेज्यूमे बनाते वक्त या जॉब अप्लाई करते वक्त आप कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो जो मिस्टेक्स आपने की है उस पर आप सुधार कीजिए और सही जगह, सही डायरेक्शंस में जॉब को अप्लाई कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कि कोई एडवाइस हो या आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, देश हित में काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।